दोस्तों आपने टाटा के बारे में ये जरूर सुना होगा कि दे बिल्ड इंडिया, लेकिन क्या आप जानते हैं हु सेव्ड इंडिया? एक्चुअली आज से 3 डिकेड्स पहले हमारा भारत बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज इतना भी नहीं बचा था कि देश सिर्फ 1 महीना भी गुजार सके। ऐसे में इंडिया के महान इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री की कमान संभाली और ऐसे अनएक्सपेक्टेड फैसले लिए जिसने भारत की काया पलट कर दी। आज उन्हीं की ही कोशिशों का नतीजा है कि देश बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलकर दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। लेकिन क्या थी 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह और कैसे मनमोहन सिंह ने देश को बर्बाद होने से बचाया? चलिए इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस बदतर हालत में श्रीलंका को देख रहे हैं, 32 साल पहले हमारा देश भी उसी राह पर निकल पड़ा था। भुखमरी देश के हर कोने में फैली हुई थी और महंगाई अपनी चरम पर थी क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 13.6% तक पहुंच गया था। उस समय इंडियंस की एवरेज लाइफ स्पैन 58.3 इयर्स थी, जबकि दुनिया का एवरेज 65.6 था। साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कर्ज लेने वाला देश बन गया था, जिसके ऊपर 72 अरब डॉलर से भी ज्यादा का लोन था। लेकिन इन सब हालत से हम कैसे बाहर निकले, इसे जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि आखिर देश इस खराब सिचुएशन तक पहुंचा कैसे। एक्चुअली ये बात शुरू होती है 1947 से, जब एक लंबी लड़ाई लड़कर हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। लेकिन उसके बाद भी हमें 3 युद्धों का सामना करना पड़ा, जिसमें 2 पाकिस्तान से हुए थे और 1 चाइना से। अब जैसा कि हम सबको पता है कि जिस देश में युद्ध चल रहा होता है उसकी इकोनॉमी बहुत ही तेजी से नीचे जाने लगती है। इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और इन लड़ाइयों का असर बहुत सारे कारोबार पर दिखा। साथ ही बॉर्डर पर ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए सरकारी खजाना भी खाली करना पड़ा और इन सब का इम्पैक्ट कुछ ही समय में इंडियन इकोनॉमी पर साफ तौर पर दिखने लगा। वैसे वॉर ही इकलौता रीजन नहीं था जिसके चलते देश आर्थिक तबाही की तरफ बढ़ रहा था, बल्कि इसकी वजह हमारी ही बनाई गई कुछ पॉलिसीज भी थी और इन पॉलिसीज को बनाने का रीजन थे अंग्रेज। एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कारोबार करने के मकसद से आई थी, लेकिन कारोबार के साथ साथ वो हम पर भी राज करने लगी। इसी के चलते जब देश आजाद हुआ तो ऐसी पॉलिसीज बनाई गई कि बाहर की कोई भी कंपनी हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे लीडर्स के साथ साथ नागरिकों को भी डर सता रहा था कि ईस्ट इंडिया जैसी कोई दूसरी कंपनी यहाँ आकर देश पर फिर से इतना हावी न हो जाए कि दोबारा से हम गुलामी की जिंदगी जीने लगे। अब ऐसी पॉलिसीज बनाने के पीछे की भावनाओं को तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इसी की वजह से देश डेवलपमेंट से काफी दूर होता जा रहा था। अब दोस्तों पहले ही ब्रिटिशर्स देश को खोखला कर चुके थे, जिसके चलते लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि एक बार में बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाई जाएं। ऐसे में उस टाइम जो भी मेजर इंडस्ट्रीज थी जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, स्टील और माइनिंग, ये सब गवर्नमेंट को ही ओपन करनी पड़ती थी। गवर्नमेंट के अलावा बहुत कम ऐसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो कि अपना बिजनेस सेटअप करके देश की इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। अब बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज न खुल पाने के पीछे का रीजन तो फंड की कमी थी ही, लेकिन इसका सेकंड रीजन था लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, उस समय अगर किसी को फैक्ट्री लगानी होती थी तो उसको लाइसेंस हासिल करने के लिए बहुत मुश्किल प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता था। इसमें कई तरह के पेपर वर्क इंक्लूड होते थे, लंबा टाइम लगता था, ऊपर से करप्शन ने इन चीजों को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। और दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ ही एक और भी परेशानी थी, और वो ये कि इस समय सरकार खुद ये चाहती थी कि पब्लिक सेक्टर ही देश में फले फूले और प्राइवेट कंपनी ज्यादा पैर न पसारे, क्योंकि तब सरकार को ऐसा लगता था कि देश की तरक्की के लिए यही सही रास्ता है। इसी सोच के साथ 1950 के बाद से देश में सोवियत मॉडल लागू कर दिया गया, जिसके तहत देश की सरकार ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की मात्रा और प्राइस को तय करेगी, जबकि ये काम आमतौर पर मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग तय होता है कि कौन से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कितनी होनी है। लेकिन दोस्तों ये फैसला ब्यूरोक्रेट्स और इकोनॉमिस्ट ग्रुप लेने लगे थे। जैसे कि अगर कोई स्कूटर बनाने वाली कंपनी है तो वो कितने स्कूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो मार्केट की डिमांड नहीं बल्कि सरकार तय करती थी। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कंपनी कहती कि हमारी कैपेसिटी 5000 स्कूटर्स मैन्युफैक्चर करने की है, तो फिर सरकार उसको बोलती कि नहीं सिर्फ 500 ही बनाओ। दूसरे देशों से कितने कच्चे माल का एक्सपोर्ट किया जाएगा और उसे किस कीमत पर बेचा जाएगा, ये सब सरकार के ही हाथों में था। और दोस्तों इन्हीं सभी रीजन से हमारी इकोनॉमी एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ने लगी थी। और फिर ऐसे ही साल गुजरते हुए आया 1985, जिसके बाद चीजें और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो गई। असल में उस समय इंडिया का सबसे बड़ा सपोर्टर था सोवियत यूनियन, जिसे कि यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। एक्चुअली ये 14-15 नेशंस का एक यूनियन था जो कि उस समय डिवाइड हो गया, और इस डिवीजन की वजह से इंडिया और रशिया के बीच के रिश्ते कुछ सालों के लिए डिस्टर्ब हो गए, जिसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पर भी पड़ा
क्योंकि रशिया भारत को ट्रेड और टेक्नोलॉजी के फील्ड में कई तरह का असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। इसके बाद से आया साल 1990 जब गल्फ वॉर शुरू हो गया और इस वॉर में अमेरिका सहित 32 देश शामिल हुए। अब ज्यादातर पेट्रोलियम गल्फ से इंपोर्ट किए जाते थे। इस वजह से इस वॉर का असर हमारे देश पर भी पड़ने लगा और ग्लोबल स्केल पर तेल की कीमतें आसमान छूने लगी, जिससे कि देश का व्यापार और इकोनॉमी स्लो डाउन होना शुरू हो गया। इस वॉर से न सिर्फ पेट्रोलियम के दाम बढ़े, बल्कि गल्फ कंट्रीज में काम करने वाले इंडियंस के इनकम पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा। देश में रेमिटेंस कम आने लगे और इससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड खराब होने लगा। ऐसे में देश की हालत ये हो गई थी कि इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2500 करोड़ का ही फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ था। और दोस्तों, देश की मुसीबतें यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि इनके साथ ही भारत एक और प्रॉब्लम से जूझ रहा था और वो थी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। एक्चुअली 1991 में जनता पार्टी की एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन क्योंकि इसे कई सारे पार्टीज के गठबंधन से बनाया गया था, इसलिए पार्टी में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। इसके अलावा फरवरी 1991 में हाल तो ये हो गया कि चंद्रशेखर सिंह सरकार पार्लियामेंट के अंदर बजट तक पास नहीं करा पाई। इसके बाद से फॉरेन रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को बहुत ज्यादा गिरा दिया, जिस वजह से इसे बाहर से लोन मिलना बहुत मुश्किल हो गया। और दोस्तों, इन्हीं सभी परेशानियों के बीच चंद्रशेखर सिंह की सरकार गिर गई और दूसरी तरफ राजीव गांधी की भी तमिलनाडु में बम ब्लास्ट करके हत्या कर दी गई। यानी कि कुल मिला जुलाकर देश में पॉलिटिकल क्राइसिस भी अपनी पीक पर पहुंच चुका था। खैर, इसके कुछ समय बाद इलेक्शन हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी और प्राइम मिनिस्टर की सीट पर पीवी नरसिम्हा राव को बैठाया गया। अब देश के हालात को देखते हुए नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री पद पर बैठने की खुशी मनाने की जगह पहले ही दिन कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाकर पूछा कि देश का हाल क्या है, क्या ये सच में इतना बुरा है जितना कि न्यूज में पढ़ने और देखने को मिल रहा है। पर इस पर कैबिनेट सेक्रेटरी का जवाब था, नहीं सर, हाल तो उससे भी ज्यादा बुरा है। एक्चुअली हमारे पास सिर्फ इतना ही फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ था जिससे कि हम अगले 3 हफ्ते तक ही इंपोर्ट कर पाए, और अभी भी अगर कुछ बड़े स्टेप्स नहीं लिए गए तो हो सकता है कि देश को बैंकरप्ट घोषित करना पड़ जाए। ये सब सुनने के बाद नरसिम्हा राव ने फौरन ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को फोन करके बुलाया, जो कि पहले आरबीआई के गवर्नर और फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके थे। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर की गद्दी सौंपी और कहा कि देश को बचाना आज से आपकी जिम्मेदारी। और दोस्तों, इस कन्वर्सेशन के ठीक 1 महीने बाद मनमोहन सिंह ने ऐसा बजट सबमिट किया जिसने देश की काया पलट कर दी, और जो इंडिया उस समय बर्बादी की मुहाने पर खड़ा था, आज उन्हीं के फैसलों की वजह से रोज नई नई मिसालें पेश कर रहा था। तो आखिर क्या किया था मनमोहन सिंह ने और कैसे हमारी इकोनॉमी पर इसका ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा, चलिए इसको भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया और कंपनीज पर लिमिटेड प्रोडक्शन का जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया था उसे भी समाप्त कर दिया गया। दूसरा बदलाव इंपोर्ट पॉलिसी में किया गया। उस समय की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत से ऐसे आइटम्स की लिस्ट थी जिसकी इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई थी, और जो आइटम्स इंपोर्ट किए जाते थे उन पर भी बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जाता था, जिस वजह से ये इतने एक्सपेंसिव हो जाते थे कि आम इंसान उसे खरीद ही नहीं सकता था। आज हम इसी तरह का ही टैक्सेशन नेपाल में भी देख सकते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने कार इंपोर्ट करने पर कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, साथ ही उन पर 200 से लेकर 300% टैक्स देने पड़ते हैं, जिस वजह से जो वैगनआर इंडिया में 6 लाख रुपए की मिलती है उसकी कीमत नेपाल में करीब 29 लाख रुपए हो जाती है। खैर, भारत ने अपनी इस पॉलिसी में बदलाव करके कुछ आइटम्स की एक लिस्ट जारी की और कहा कि इसे छोड़कर आप दुनिया की हर एक चीज को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमने उस समय जिस तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी अपनाई थी वो बेटर रिजल्ट देने में फेल हो चुकी थी, और उससे आजादी के 40 साल बाद भी कोई खास डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला था। इसी के चलते मनमोहन सिंह ने बाहरी इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया ताकि देश को नई टेक्नोलॉजी और फंड रिसीव हो सके। उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडियन कंपनीज में 51% तक इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति दे दी। साथ ही फॉरेन कंपनीज को इंडस्ट्री सेटअप करने में भी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, जिसके बाद से वोडाफोन, सैमसंग, पेप्सी और इन्हीं की जैसी बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो कि इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करने लगी। अब दोस्तों, मनमोहन सिंह के आने से पहले तक कई सारे ऐसे सेक्टर्स थे जिनको सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए ही रिजर्व करके रखा गया था, जिसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल था टेलीकॉम। लेकिन 1991 के बाद इस रिस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया गया और परमिशन दे दी गई कि कोई भी व्यक्ति इन सेक्टर्स में अपना बिजनेस रन कर सकता है। नेक्स्ट पॉलिसी जिसमें बदलाव किया गया उसने भी देश की काया पलट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और वो थी सेबी। एक्चुअली सेबी को 1988 में ही स्टैब्लिश कर दिया गया था, लेकिन इसे बहुत ज्यादा पावर नहीं दी गई थी।
मगर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा था तो ऐसे में मनमोहन सिंह ने सोचा कि कंपनीज अपना आईपीओ भी लेकर आएंगी और इन्हें प्रॉपर ढंग से ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। इस सिनारियो को सोचते हुए सेबी को मजबूत बनाने के लिए सेबी एक्ट को पास किया गया। इसके बाद से जो बदलाव हुआ वो था टैक्सेस में। अब देश अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार तो था, पर प्रॉब्लम ये थी कि सरकारी खजाने में पैसे ही नहीं थे। साथ ही जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो था उससे बहुत ही कम पैसे गवर्नमेंट को रिसीव हो रहे थे, जिसे देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो लोग ज्यादा टैक्स दे सकते हैं उनसे ही मेजर कंट्रीब्यूशन लेना चाहिए। इसके बाद से इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज पर लगाए जाते हैं उनकी जगह डायरेक्ट टैक्स यानी कि कमाई के हिसाब से जो टैक्स लिया जाता है उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 को पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश करते हुए इन सारे बदलाव के बारे में बताया जो कि वो सरकार के साथ मिलकर करने जा रहे थे, और इन्हें सुनकर पूरा संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और इसी के साथ ही आखिर में उन्होंने बिस्मिल अजीमाबादी की लिखी मशहूर लाइन गुनगुनाई, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इस लाइन के खत्म होते ही हर किसी का दिल देश प्रेम व जोश से भर गया और एक उम्मीद सी जगी कि हम देश को नए रूप में देख सकेंगे। लेकिन दोस्तों पता है एक और ऐसा काम भी हुआ था जिसे कि आम नागरिकों से छुपाया गया था, और जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो ऐसा महसूस हुआ मानो सरकार ने उनके मान सम्मान को गिरवी पर रख दिया हो। असल में क्रेडिट स्कोर डाउन होने की वजह से कोई भी इंडिया को लोन देने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए मनमोहन सिंह ने देश का 67 टन सोना गिरवी रख के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $2.2 बिलियन का लोन लिया था ताकि फॉरेन एक्सचेंज को तुरंत बढ़ाया जा सके। अब कुछ लोगों को उनका ये फैसला भले ही गलत लगा हो, लेकिन उस समय देश के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी था। खैर ये तो हुई पॉलिसीज और उनमें किए गए चेंजेस की बात, लेकिन इसके बाद से देश में किस तरह का परिवर्तन आया इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों कुछ ही सालों में ग्लोबलाइजेशन की वजह से भारत का ग्रोथ रेट 4.3% से बढ़कर 7 और 8% के आसपास हो गया था। टेलीकॉम सेक्टर में नई नई कंपनीज ने सर्विसेज देना शुरू कर दिया, नई टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल फोन्स मार्केट में आ गए, और जहां हम टीवी चैनल्स के नाम पर सिर्फ दूरदर्शन देखा करते थे वहीं सोनी, जी और स्टार प्लस की एंट्री हुई। इसके अलावा ऑटोमोबाइल में जहां केवल पद्मिनी और एम्बेसडर कार से नजर आती थी, वहां पर अब टोयोटा, हुंडई और होंडा सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देने लगी। दुकानों में पेप्सी से भरी फ्रिज दिखने लगी और जगह जगह मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट्स ओपन होने लगे। चाहे कम्युनिकेशन हो, एविएशन हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, हर सेक्टर्स में ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगी। बहुत सारी फैक्ट्रीज ओपन की गई, नए नए कारोबार शुरू हुए और लोगों को रोजगार मिलना स्टार्ट हो गया, जिसके बाद से देश दोगुनी रफ्तार से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने लगा। तो दोस्तों ये थी मनमोहन सिंह के द्वारा बनाई गई वो पॉलिसीज जिसने देश को बैंक करप्ट होने से बचाया, और आज भी उन्हीं नीतियों को ही फॉलो करके इंडिया दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया है। यही रीजन है कि मनमोहन सिंह को भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जनक कहा जाता है, और उनके इस योगदान का देश हमेशा कर्जदार रहेगा।